मैं ज्योति सिंह और आज कक्षा 12वीं समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, जिसका हम अध्याय 2 राष्ट्रीय आय का लेखांकन, इसका पहला भाग लेकर प्रस्तुत हूँ। आज हम आपकी पुस्तक का 2.1 बिंदु समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूलभूत संकल्पनाएं, जिसमें बहुत सारे हम बिंदु देखने वाले हैं आज, जिसमें मुख्यतः हम देखेंगे अंतिम वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, उपभोग वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, टिकाऊ वस्तुएं, गैर टिकाऊ वस्तुएं और अंत में आज हम देखेंगे स्टॉक एवं प्रवाह। हमारे लेसन का नाम है, पाठ का नाम है राष्ट्रीय आय का लेखांकन। राष्ट्रीय आय क्या होती है? राष्ट्रीय आय का मतलब है राष्ट्र की आय। राष्ट्रीय आय किसी देश में एक लेखा वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग होती है। इसमें क्या दिया है? एक लेखा वर्ष, किसी देश के एक लेखा वर्ष में उत्पादित समस्त जितनी भी वस्तुएं होती हैं और सेवाएं होती हैं, इनके मौद्रिक मूल्य के योग को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब देखो, ये परिभाषा में दिया है एक लेखा वर्ष। हमारे देश में जो लेखा वर्ष होता है वो कब से कब तक होता है? 1 जुलाई से 30 जून। और जबकि जो वित्तीय वर्ष होता है, जो सरकार बजट बनाती है, वो कब बनाती है? 1 अप्रैल से 30 मार्च। और जितने बैंक का काम है वो कब से कब तक चलता है? 1 जुलाई से 30 जून। तो जो राष्ट्रीय आय की गणना होती है वो वित्तीय वर्ष से नहीं होती, किससे होती है? लेखा वर्ष से होती है। अब यहाँ दिया है उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं। आज हम इसका उत्तर ढूंढने वाले हैं आगे की स्लाइड में। तो आप समझ जाएंगे कि राष्ट्रीय आय में हम अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का योग क्यों करते हैं। यहाँ एक शब्द और दिया है, मौद्रिक मूल्य का योग। मौद्रिक मूल्य का योग अर्थात आप देखते होंगे कि कोई भी देश हो, किसी भी देश में प्रतिवर्ष लाखों वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। इनमें से प्रत्येक वस्तु को मापने की अलग अलग इकाइयां होती हैं। जैसे हम कपड़ा खरीदते हैं तो मीटर में खरीदते हैं, दूध को खरीदते हैं तो लीटर में खरीदते हैं, या सब्जी खरीदते हैं तो उसको किलोग्राम में खरीदते हैं। इसी प्रकार डॉक्टर है, इंजीनियर है, शिक्षक है, इनकी सेवाओं को भी हम मापते हैं। राष्ट्रीय आय के लिए इतनी वस्तुओं और सेवाओं का जोड़ना अत्यंत कठिन कार्य है। अब आप सोचिए कि हमको राष्ट्रीय आय की गणना करना है और इतनी लाखों वस्तुएं हैं जिनकी अलग अलग इकाइयां हैं, तो हम इनको कैसे जोड़ेंगे? इसीलिए इन सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य हम इकाई में ना करके हम किस में करते हैं? मुद्रा में करते हैं। और इनके जोड़ के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए हम क्या करते हैं? जितनी भी वस्तुएं हैं उनका हम क्या निकाल लेते हैं? मौद्रिक मूल्य। और पूरे देश के मौद्रिक मूल्य के योग को हम क्या कहते हैं? देश की राष्ट्रीय आय। अच्छा, एक बात और है कि राष्ट्रीय आय, आपने ये देखा कि राष्ट्रीय आय का हमको क्यों पता होना चाहिए? यदि किसी देश के विकास को की स्थिति को हमको जानना है, हम सामान्यतः मानते हैं कि किसी देश की यदि आय में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब है देश में विकास हो रहा है। देश की सभी आर्थिक नीतियां, जैसे यदि हमारे देश में कर का निर्धारण भी होना है, तो वो भी राष्ट्रीय आय के अनुपात में ही किया जाता है। यदि राष्ट्र की आय बढ़ रही है तो करों को बढ़ा दिया जाएगा, या राष्ट्र की आय कम है या देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो करों को कम कर दिया जाता है। तो इस तरह से जितनी भी आर्थिक नीतियां बनती हैं वो भी किसके आधार पर बनती हैं? राष्ट्रीय आय के आधार पर। सामान्यतः किसी देश की राष्ट्रीय आय जितनी अधिक होती है, उस देश का आर्थिक कल्याण भी उतना अधिक समझा जाता है। इस प्रकार देश की सभी आर्थिक क्रियाओं के लिए राष्ट्रीय आय की जानकारी अवश्य होना चाहिए। राष्ट्रीय आय से हमें देश की अर्थव्यवस्था का संक्षिप्त एवं स्पष्ट चित्र पता
चल जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय आय से ही हम क्या करते हैं, अन्य देशों से अपने देश की भी तुलना करते हैं कि हमारा पड़ोसी देश है, मान लो नेपाल है, पाकिस्तान है या चीन है, वहाँ की राष्ट्रीय आय क्या है? यदि वहाँ की राष्ट्रीय आय अधिक होगी, तो हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि हमारा देश का जो विकास है वो कम हो रहा है। तो इस तरह से राष्ट्रीय आय का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अब ये राष्ट्रीय आय लेखांकन क्या है? राष्ट्रीय आय तो आपने हल्का-फुल्का समझ लिया है, जब आगे अपन पाठ पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय का और डिटेल में, तो राष्ट्रीय आय के आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। राष्ट्रीय आय लेखांकन क्या है? प्रोफेसर फ्रैंक जॉन के अनुसार राष्ट्रीय आय लेखांकन वह प्रणाली है जिसके द्वारा सामूहिक आर्थिक क्रियाओं को समझा जाता है। लेखांकन मतलब आपको समझ में ही आ रहा है कि एक अकाउंटेंसी है, मतलब यदि हम राष्ट्रीय आय को लिखित में करें, एक व्यवस्थित रूप में करें, राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अंतर संबंध स्थापित करने की दृष्टि से राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को तैयार करती है और उन्हें व्यवस्थित करती है। ये व्यवस्थित करने का काम कौन करती है? लेखांकन। जैसे आपको यदि मान लो हर महीने 500 रुपए मिल रहे हैं, है ना? आपको पापा प्रति माह 500 रुपए जेब खर्च के लिए दे रहे हैं। यदि आप इस 500 रुपए का हिसाब किताब लिखित में रखेंगे कि आपने 100 रुपए बुक्स में किया, 100 रुपए की आपने चाट खा ली होगी, 50 रुपए आपने पेन में और स्टेशनरी में खर्च किया, या आपने किसी दोस्त को गिफ्ट दिया। तो इस तरह से जब आप लिखित रूप में यदि व्यवस्थित 500 रुपए का हिसाब रखेंगे, उससे आपको समझ में आएगा कि आपने कितनी फिजूल खर्ची की है या कितना पैसा सही जगह खर्च किया है। तो इसी तरह से राष्ट्रीय आय को भी लिखित रूप में, व्यवस्थित रूप में रखने का काम कौन करता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन। राष्ट्रीय आय लेखांकन में राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े व्यवस्थित और संकलित किए जाते हैं, है ना? ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि राष्ट्रीय आय लेखांकन मतलब संकलित, व्यवस्थित राष्ट्रीय आय। हमारे देश में 1949 में भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था। स्वतंत्रता के बाद पहली बार कब गठन हुआ था? 1949 में। इसके बाद अनेक परिवर्तन होते रहे इस क्षेत्र में, कई संस्थाओं ने काम किया, कई तरीके से काम हुआ, परंतु 1955 से राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ करता है। आपने न्यूज में भी सुना होगा सीएसओ वाले आएंगे। सीएसओ मतलब आपने सुना ही होगा, निश्चित हो सकता है अभी तक आपने ध्यान ना दिया होगा, लेकिन आप ये बात जानते हैं अच्छी तरह से। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ, राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय पर एक श्वेत पत्र भी प्रकाशित करता है, जिसे राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये सारी चीजें आपके अतिरिक्त हैं, परंतु जब तक आपके को ये नहीं पता होगा कि हमारे देश में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। इसीलिए मैंने ये आपके नॉलेज के लिए, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम और आगे की पढ़ाई के लिए भी ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेगी, इसीलिए मैंने आपको ये बताया कि हमारे देश में राष्ट्रीय आय लेखांकन का कार्य कौन करता है। अब हम आते हैं विषय वस्तु पर। अर्थशास्त्र के कुछ एकदम केंद्रीय प्रश्न हैं जो हमेशा हर अर्थव्यवस्था में होते हैं, जैसे किसी राष्ट्र की आर्थिक संपत्ति का सृजन कैसे होता है, यानी किसी भी देश में जो आर्थिक संपत्ति है वो कैसे बनती है, देश अमीर या गरीब कैसे बनते हैं, क्या जिन देशों के पास खनिज वन संपदा अधिक है, अधिक उपजाऊ जमीन है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त है, क्या वे देश हमेशा अमीर होंगे? यानी ये जो कुछ प्रश्न हैं ये हर अर्थव्यवस्था के लिए हैं कि कोई देश अपने आप अमीर कैसे हो जाता है और कोई देश गरीब कैसे होता है। इन प्रश्नों को समझने के लिए हम ये देश के उदाहरण आपके पुस्तक में दिया है, जैसे ये अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, जो बहुत सारे यहाँ बहुत अधिक साधन संपन्न देश होने के बाद भी यहाँ जितने प्राकृतिक संसाधन हैं वो बहुत प्रचुर मात्रा में है, इसके बाद भी ये देश सबसे गरीब देशों में शामिल है। और वहीं एक देश है जापान।
ये ऐसा देश है जहाँ कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है, फिर भी अपनी उत्पादन प्रक्रिया और मानव संसाधन के उपयोग से ये अमीर देश है। इसका मतलब है ये तीनों देशों की जब आप तुलना करो कि ये दोनों देशों में बहुत अधिक मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है, इसके बाद भी ये दोनों देश गरीब की श्रेणी में हैं। और इस जापान के पास कुछ भी नहीं है, कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है, इसके बाद भी ये अमीर देश की श्रेणी में आता है। इसका तात्पर्य है कि किसी देश के धनी होने के लिए उसके पास केवल संसाधन का होना आवश्यक नहीं है। मुख्य बात यह है कि संसाधनों का उपयोग कैसे करें, जिससे उत्पादन बढ़े और आय एवं संपत्ति में वृद्धि हो सके। ये बात तो बिल्कुल वैसी ही है कि जैसे आपके पास बुद्धि तो बहुत है, परंतु आप यदि पढ़ेंगे ही नहीं, यदि आप पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे तो क्या आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे। आपके पास पर्याप्त संसाधन है पढ़ाई के लिए, सारी सुविधाएं हैं, इसके बाद आप नहीं पढ़ेंगे तो आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। उसी प्रकार इन देशों के पास संसाधन तो पूरे हैं, परंतु ये उसका समुचित उपयोग नहीं कर पा रहे। जबकि ये जापान है, इसके पास कोई संसाधन नहीं है, इसके बाद भी ये अपने मानव संसाधन का इस तरह से उपयोग कर रहा है कि ये विकसित देशों की श्रेणी में है। आज के सभी टॉपिक उत्पादन प्रवाह से संबंधित है। उत्पादन प्रवाह क्या है? देखिए, मैंने यहाँ बहुत सारे चित्र दिए हुए हैं, बहुत सीक्वेंस में है। जिस प्रकार की ये किसान है, आप जानते हैं कि कपास का उत्पादन कहाँ होता है? खेत में होता है। इसके बाद कपास का जो उत्पादन है, कपास निकल के कहाँ चला जाता है? उद्योग में चला जाता है। कपास बनने के लिए खेत से निकल के कहाँ चला जाता है? उद्योग में। और उद्योग से क्या बन के निकलता है? ये धागा। और धागा उद्योग से निकल के फिर ये क्या बन जाता है? किस उद्योग में चला जाता है? कपड़ा उद्योग में। और जब कपड़ा उद्योग से कपड़ा निकल जाता है, फिर इससे क्या तैयार होते हैं? ड्रेस या कपड़े तैयार होते हैं। तो आप यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि आज के जितने टॉपिक हैं सिर्फ इतनी ही 5 उदाहरण पे ही निर्भर है। ये कपास हमारा सबसे पहला कच्चा माल है, और यहाँ पर ये इससे रुई का उत्पादन हुआ, कपास का उत्पादन हुआ, फिर ये धागा बना, धागा से कपड़ा, और अंत में क्या तैयार हो गया? यहाँ पर ड्रेस। ये एक उदाहरण मैंने लिया, सिर्फ एक उदाहरण लिया, परंतु ज्यादातर जितने उत्पाद हैं हमारे, वो लगभग इसी प्रकार से अलग अलग स्टेज में होकर हमारे पास तैयार होकर आते हैं। तो ये जो ड्रेस है, ये ड्रेस हमारे लिए अंतिम उत्पाद है। ये जो उत्पादन प्रवाह है, इसमें बहुत से छोटे बड़े उद्योगों से वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण होता है। उत्पादन प्रवाह के प्रत्येक स्टेज में वस्तु अपनी विशेषता खो देती है। आप देख रहे हैं, अच्छा, एक विशेषता खो देते हैं और दूसरी वस्तु के दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे कपास से क्या बन गया? ये धागा, और धागा से क्या बन गया? कपड़ा, और कपड़े से क्या बन गया? ड्रेस बन गई। तो आप देख रहे हैं कि हर रूप में परिवर्तन हो रहा है, और अंतिम उपयोग कौन करता है? उपभोक्ता के द्वारा। हम उपभोक्ता हैं तो हम अंत में क्या खरीदते हैं? ड्रेस खरीदते हैं। एक बात यहाँ और महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक स्तर पर वस्तु का मूल्यवर्धन अर्थात कीमत भी बढ़ती जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि जो किसान रुई का उत्पादन कर रहा है, उसकी कीमत कम होती है, और रुई जैसे ही धागे में परिवर्तित होती है, इसका मूल्य बढ़ जाता है, और धागे से जैसे ही कपड़ा बनता है, इसका मूल्य और अधिक बढ़ जाता है, और कपड़े से जब ड्रेस तैयार होती है तो इसका मूल्य भी बढ़ जाता है। और जैसे ही अंतिम वस्तु तैयार होती है, इसके बाद यह आर्थिक प्रवाह की प्रक्रिया से बाहर हो जाता है, और अब इसका कोई मूल्य नहीं बढ़ता। आपने ये फ्रॉक खरीद ली, अब इसका मूल्य बढ़ेगा क्या? अब इसका मूल्य नहीं बढ़ेगा। अर्थात ये आर्थिक प्रक्रिया से क्या हो गई है? बाहर हो गई है। तो ये कपास से लेके ड्रेस तक में आपने देखा कि अंतिम उत्पाद क्या है? ड्रेस है। परंतु ये बीच में बहुत सारी स्टेज दिख रही है। ये स्टेज कौन सी कहलाती है? मध्यवर्ती स्टेज। क्या कहलाती है?
मध्यवर्ती स्टेज। उत्पादन प्रवाह में बहुत से छोटे बड़े उद्योगों से वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण होता है। उत्पादन प्रक्रिया के द्वारा वस्तु अपनी विशेषता खो देती है, दूसरे वस्तु के रूप में रूपांतरित हो जाती है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये सभी अपना जो पहले का रूप है वो परिवर्तित कर लेती है और नए रूप में आ जाती है और इनका मूल्य धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इस तरह से आपने यहाँ उत्पादन प्रवाह अच्छे से समझ लिया होगा। यहाँ अंतिम उत्पाद क्या है? हमारी ड्रेस है। और ये बीच के जितने कहलाते हैं ये क्या कहलाते हैं? मध्यवर्ती उत्पाद। और ये हमारा कच्चा माल है। और ये सब एक दूसरे के लिए कच्चा माल है या आगत है। ये धागा उद्योग के लिए रुई क्या होगी? आगत होगी। कपड़े के लिए धागा क्या होगी? आगत होगी। और ड्रेस के लिए कपड़ा क्या होगी? आगत होगी या कच्चा माल होगा। अब हम देखते हैं अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तु क्या है? यहाँ अंतिम वस्तु क्या है? ड्रेस है। क्योंकि ये जो ड्रेस है उपभोक्ता के उपभोग के लिए तैयार है और उत्पादन लाइन से ये क्या हो चुकी है? बाहर हो चुकी है। हम अंतिम वस्तु क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उत्पादन प्रक्रिया के अंत में पहुंच गई है और अब ये किसके लिए तैयार है? उपभोक्ता के लिए उपभोग करने के लिए तैयार है। वे वस्तुएं जो उपभोग के लिए उपलब्ध होती हैं, ऐसी वस्तु जिनका अंतिम उपयोग उपभोक्ता के द्वारा होता है, अर्थात जिनमें कोई पुनः परिवर्तन नहीं हो सकता, उन्हें हम अंतिम वस्तुएं कहते हैं। ये देखिए आप, ये अंतिम उपयोग के लिए तैयार है, जबकि इनको बार बार अलग तरह से उपयोग किया जा रहा है। और ये जो ड्रेस है ये अंतिम उपयोग के लिए तैयार है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे? अंतिम वस्तुएं। अंतिम वस्तु क्यों कहते हैं? अब ये प्रश्न आएगा आपके मन में कि हम अंतिम वस्तु क्यों कहेंगे? अंतिम वस्तु विक्रय होने के बाद सक्रिय आर्थिक प्रवाह से बाहर हो जाता है। जैसे ड्रेस, अब किसी भी उत्पादक के द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अभी हमने देखा था कि अब ड्रेस जब हमने खरीद ली तो अब इसको हम और अधिक मूल्यवर्धित नहीं कर सकते, बल्कि उसका हम क्या करेंगे? उपभोग करेंगे। अंतिम वस्तु अपनी प्रकृति के कारण नहीं, बल्कि अपने उपयोग की आर्थिक प्रकृति के कारण अंतिम वस्तु बनती है। क्यों बनती है? यहाँ यह महत्वपूर्ण बात है कि अंतिम वस्तु का उपभोग में रूपांतरण हो सकता है। रूपांतरण, परिवर्तन हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखिए यहाँ पे दिया है, ये जब हम चाय पत्ती खरीद के लाते हैं, ये अंतिम वस्तु है हमारी। चाय पत्ती क्या है? हमारी अंतिम वस्तु है। परंतु हम इसको चाय पत्ती तो नहीं खाते ना। चाय पत्ती का रूप बदल के हम क्या पी लेते हैं? चाय पी लेते हैं। उसी प्रकार हमारा अंतिम वस्तु कौन सी है? आटा है। अंतिम वस्तु क्या है? आटा है। परंतु हम उसका रूप परिवर्तित करके उसकी क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं। तो हम अंतिम वस्तु इसीलिए कहते हैं क्योंकि अब वो आर्थिक प्रवाह से क्या हो चुकी है? बाहर हो चुकी है। उसको अब हम बाजार में नहीं बेच सकते। अंतिम वस्तु अपनी प्रकृति के कारण नहीं, बल्कि अपने उपयोग की आर्थिक प्रकृति के कारण अंतिम वस्तु बनती है। यानी ये जब तक आर्थिक प्रक्रिया में रहेगी तब तक अंतिम वस्तु नहीं होगी, और जैसे ही इसकी आर्थिक प्रकृति ये बाजार में बिकने के लिए नहीं है तैयार, जब ये इसका बाजार में कोई मूल्य नहीं रहेगा, केवल हमारे उपभोग के लिए रहेगा, तब ये वस्तु क्या बन जाती है? अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तु के भाग, या हम ये कह सकते हैं कि अंतिम वस्तुएं भी दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है उपभोक्ता वस्तु, इसे ही हम उपभोग वस्तु भी कहते हैं, और दूसरी होती है पूंजीगत वस्तु। उपभोक्ता वस्तु उन्हें कहते हैं जो अंतिम रूप से उपभोक्ता उपयोग करने के लिए उपलब्ध होती है, जिनका उपयोग उसी समय होता है जब अंतिम उपभोक्ता के द्वारा क्रय किया जाता है। जैसे रोटी है, कपड़ा है, पुस्तकें हैं या मनोरंजन जैसी सेवाएं हैं। आप फिल्म देखने गए हो, आप जितने 3 घंटे यदि आपने मूवी देखी है, इसके बाद वो क्या हो जाएगी? उपभोग के बाद समाप्त हो जाएगी।
आप रोटी भी है, रोटी भी जैसे ही खरीदोगे आपको खाना पड़ेगा। कपड़े का जीवन थोड़ा बड़ा होगा रोटी से अधिक, परंतु ये भी बहुत लंबे समय तक नहीं चलेंगे। इनका प्रयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए नहीं होता। ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी उपभोग वस्तुओं की, कि इनसे हम किसी और नई वस्तु का निर्माण नहीं कर सकते। अर्थात ये कैसी होती हैं? अल्पकालिक वस्तुएं होती हैं, थोड़े कम समय में इनका हमको उपयोग करना पड़ता है। उपभोक्ता वस्तुओं में सेवाएं भी शामिल हैं, किंतु हम इनको केवल क्या बोलते हैं? वस्तुएं कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा ना, उपभोग वस्तुएं या उपभोक्ता वस्तुएं। ये केवल वस्तुएं नहीं है, बल्कि इसमें क्या शामिल रहती है? सेवाएं। अर्थशास्त्र में मैंने कई बार बताया है, जितने और पुराने वीडियो में भी, कि वस्तुएं एवं सेवाएं हमेशा शामिल होती हैं, परंतु सरलता के लिए हम उसको केवल क्या लिख लेते हैं? वस्तुएं लिख लेते हैं। अगली है, दूसरा प्रकार है हमारा पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनकी टिकाऊ प्रकृति के कारण कई वर्षों तक हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ये वस्तुएं अन्य वस्तुओं का निर्माण करती हैं, परंतु इनके खुद के रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता। ये अल्पकाल में नष्ट भी नहीं होती हैं, यानी ये बहुत दिनों तक चलती हैं। इनका जीवन काल कैसा होता है? अधिक होता है। जैसे रोटी कपड़ा को हम ज्यादा दिन, ज्यादा साल नहीं रख सकते, हमको जल्दी उपयोग करना पड़ता है, जबकि पूंजीगत वस्तु की उम्र कैसी होती है? लंबी होती है। जैसे टीवी है, फ्रिज है, कार है, या सिलाई मशीन आप खरीद लीजिए। अच्छा, उपयोग होने से इनमें कोई हास्य नहीं होता। मतलब उपयोग होने से ये नष्ट नहीं होती। हास्य तो होता है, यानी बीच में कभी कभी ये टूट फूट जाती है, जिसकी हमको मरम्मत और रख रखाव की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनकी उम्र कैसी होती है? लंबी होती है, और हम कई सालों तक इनका उपयोग करते हैं। इस तरह से उपभोग वस्तु कैसी होगी? कम समय में उपयोग करने वाली, जबकि पूंजीगत वस्तुएं कैसी होंगी? अधिक समय तक हम इसका उपयोग कर सकते हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी होंगी? ये देखिए, गन्ने का खेत से निकला, इसके बाद शक्कर बना, और शक्कर से क्या बन गई? मिठाई बन गई। अब आप बताइए, यहाँ मध्यवर्ती अंतिम वस्तु कौन सी है जो आपके लिए तैयार है, उपभोक्ता के लिए तैयार है? यहाँ अंतिम वस्तु कौन सी है? मिठाई है। और कच्चा माल कौन सा है? गन्ना है। और मध्यवर्ती कौन सी है वस्तुएं? शक्कर है। ऐसी वस्तुएं जो प्रायः अन्य वस्तुओं के उत्पादन में कच्चे माल या आगत के रूप में प्रयुक्त होते हैं, इन्हें हम मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। देखिए, ये मिठाई के लिए जो शक्कर है वो क्या है? आगत है या कच्चा माल है। आपको मिठाई बनाना है तो आपको किसकी आवश्यकता होगी? शक्कर की आवश्यकता होगी। यानी कच्चा आपके जो शक्कर है वो आपके लिए क्या होगी? कच्चा माल होगी। आप शक्कर लाएंगे, खोआ लाएंगे, और अलग अलग तरह की चीजें हैं, सोडा है, और भी सारी चीजें आप लेके आएंगे, तो उसमें जो शक्कर होगा वो भी क्या होगा? आपका एक मुख्य कच्चा माल होगा, या आप इसको क्या कह सकते हैं? आगत होगा। तो ऐसी वस्तु जो अभी भी आर्थिक प्रवाह में है या उत्पादन लाइन के अंदर है और इनका मूल्यवर्धन होता है, इन्हें अभी भी हम बाजार में उत्पादन के लिए बेच सकते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। अभी शक्कर का मूल्यवर्धन और होना है। शक्कर से मिठाई बन गई तो शक्कर के रेट क्या हो गए? और अधिक हो गए। मध्यवर्ती वस्तुएं कब तक होंगी? जब तक उसका मूल्य बढ़ता रहेगा और ये बाजार में उत्पादन को बढ़ाती रहेंगी। ये दूसरों के लिए जब तक कच्चा माल रहेंगी, जब तक ये क्या कहलाएंगी? मध्यवर्ती वस्तुएं। अंतिम वस्तुएं एवं मध्यवर्ती वस्तुओं में अंतर भी समझना महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह राष्ट्रीय आय के आकलन में, जब हम अभी राष्ट्रीय आय के जितने न्यूमेरिकल्स करेंगे, तब आपको ये चीज समझ आएगी कि आपको अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं पता होना जरूरी है, क्योंकि राष्ट्रीय आय के आकलन में दोहरी गिनती की समस्या से ये हमको बचाएगा। अंतिम वस्तु जैसे यहाँ पे दिख रहा है हमको, ये गुलाब जामुन है, और मध्यवर्ती वस्तु क्या थी इसके लिए? शक्कर थी। ये वस्तुएं अंतिम उपभोक्ता के प्रयोग के लिए तैयार है।
यानी हम गुलाब जामुन को सीधे खा सकते हैं। और मध्यवर्ती वस्तु क्या होंगी? ये वस्तुएं अंतिम उपभोक्ता के प्रयोग के लिए तैयार नहीं होती। इस शक्कर से आप क्या कर सकते हो? मिठाई भी बना सकते हो, चाय भी बना सकते हो, या ये अंतिम उपभोक्ता वस्तु भी हो सकता है। यदि आप शक्कर सीधे खा लोगे और इससे कुछ नहीं बनाओगे, तो वो आपकी क्या होगी? अंतिम वस्तु होगी। तो यानी जो अंतिम उपभोक्ता के लिए तैयार नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? मध्यवर्ती वस्तुएं। इन वस्तुओं की पुनः बिक्री नहीं की जा सकती। अब गुलाब जामुन आप खरीद के ले आए, अब आप इसको नहीं बेच सकते, आपको इसको उपभोग करना है। और मध्यवर्ती वस्तुओं की बिक्री पुनः की जा सकती है। शक्कर को हम फिर से बेच सकते हैं, इससे बहुत सारी चीजें, टॉफी बन सकती है, दवाइयाँ बन सकती हैं। तो इस तरह से हम शक्कर को बाजार में पुनः बेच सकते हैं। इन वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि नहीं होती। एक बार गुलाब जामुन आपने 400 रुपए किलो खरीद के ले आए, अब आप इसका रेट नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि इसको तो आपको उपभोग करना है, इसको तो बेचने के लिए बाजार में उपलब्ध नहीं कराना है। और इन वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है। आपने शक्कर खरीदी थी मिल से 50 रुपए किलो। कितने रुपए किलो? 50। आप व्यापारी हैं, तो अब आप शक्कर की कीमत कितनी रख ली है आपने? 55। आप सीधे 50 में तो नहीं बेचेंगे ना शक्कर, आप कुछ लाभ कमाएंगे, तो आपने कितनी कीमत कर दी है? 55 रुपीज। तो जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं, उसमें क्या होती है? मूल्य में और अधिक वृद्धि होती है। इन वस्तुओं का उपयोग कच्चे माल के रूप में नहीं किया जा सकता। कच्चे माल के रूप में कर ही नहीं सकते, गुलाब जामुन तैयार है, हमको बस खाना है। और इन वस्तुओं का प्रयोग आगत के रूप में किया जाता है या कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इन वस्तुओं को राष्ट्रीय आय के अनुमान में सम्मिलित किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमने जब राष्ट्रीय आय की परिभाषा देखी थी, तब भी ये देखा था कि हम राष्ट्रीय आय में अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को सम्मिलित करते हैं, जबकि मध्यवर्ती जो वस्तुएं हैं उनको शामिल नहीं करते। एक एक उदाहरण आप और मैं बता रही हूँ आपको। यदि एक व्यक्ति मान लो शर्ट खरीद रहा है 900 रुपए में, है ना, और आपने 900 रुपए की जो शर्ट खरीदी और आपने पहन लिया शर्ट, तो आप शर्ट के क्या हुए? अंतिम उपभोक्ता हुए। परंतु यदि शर्ट दुकानदार खरीद रहा है, तो 900 रुपए की जो शर्ट है वो दुकान में 1000 रुपए में बेचेगा। तो इस प्रक्रिया में जो वृद्धि होगी कीमत की, वो कितनी होगी? 100 रुपए। तो तब शर्ट क्या हो जाएगी? मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगी। और जब शर्ट मैं खुद पहन लूंगी, तो वो क्या हो जाएगी? अंतिम वस्तु। और शर्ट जब मैंने बाजार में बेचने के लिए रख दिया, 900 रुपए धन 100 रुपए, उसकी कीमत मैंने और बढ़ा दी, 1000 रुपए में शर्ट को बेचने के लिए उपलब्ध करा दिया, यानी तब शर्ट क्या हो जाएगी? हमारी मध्यवर्ती वस्तु। यहाँ ये उदाहरण बताने का ये मतलब है कि मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। अभी हमने देखा था कि पूंजीगत वस्तुएं कैसी होती हैं? टिकाऊ होती हैं। तो टिकाऊ वस्तु किसे कहते हैं? टिकाऊ वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग कई वर्षों तक किया जा सकता है। ये अधिक समय तक उपयोगी होती हैं, जैसे टीवी है, कार है, कंप्यूटर है। परंतु इनका जो मूल्य होता है वो अपेक्षाकृत अधिक होता है। जबकि गैर टिकाऊ वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग अधिक समय तक नहीं किया जा सकता। उन्हें हम क्या कहेंगे? गैर टिकाऊ वस्तुएं कहेंगे। इनका केवल एक ही बार हम उपयोग करने से ये क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं। या ऐसी वस्तु जिनका प्रयोग हम अधिक समय तक नहीं कर सकते हैं, इनको हम क्या कहेंगे? गैर टिकाऊ। जैसे खाना है, आहार है, रोटी है, सब्जी है, दाल है, दूध है, दही है, या मनोरंजन है, ये सब किस श्रेणी में आएंगी? गैर टिकाऊ वस्तुओं की श्रेणी में आएंगी। मैंने 3-4 इसमें छोटे-छोटे प्रश्न लिए हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को इनसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इनमें आपको डाउट नहीं रहेगा। क्या अंतिम वस्तु किसी वस्तु के लिए मध्यवर्ती वस्तु हो सकती है? यहाँ मैंने लिया है गेहूं, आटा और रोटी। यदि गेहूं से आटा बनवाकर हम रोटी का उपभोग स्वयं करें, तो ये क्या होगी?
अंतिम वस्तु होगी। ये मैंने गेहूं खरीदा था, आटा बनवाया और रोटी बना के मैंने खा लिया, यानी रोटी मेरे लिए क्या हो गई? अंतिम वस्तु। परंतु मैंने ये गेहूं लिया, आटा बनवाया और आटा बना के मैंने रोटी भी बनाई, परंतु मैंने अपने घर में टिफिन का व्यापार चालू कर दिया। अड़ोसी पड़ोसी जिनके घर खाना उपलब्ध नहीं है, मैंने टिफिन का व्यापार शुरू कर दिया, यानी मैं टिफिन में रोटी बनाकर बेचने लगी। तो रोटी तब क्या हो जाएगी? मध्यवर्ती वस्तु। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि हाँ, एक ही वस्तु अंतिम वस्तु या मध्यवर्ती वस्तु हो सकती है। ये किस पर निर्भर करती है? उपभोक्ता के उपयोग पर निर्भर करती है। एक प्रश्न और है महत्वपूर्ण, क्या सभी मशीनें पूंजीगत वस्तुएं होती हैं? इसे समझने के लिए मान लो मैंने एक सिलाई मशीन खरीदा और स्वयं के कपड़े सिलाई करने लगी, तब मेरी जो मशीन होगी वो क्या होगी? उपभोक्ता वस्तु होगी। तब वो पूंजीगत वस्तु नहीं होगी, क्योंकि उससे मैं केवल अपना खुद का उपयोग कर रही हूँ। परंतु मैंने सिलाई मशीन खरीदी और घर में एक बुटीक खोल लिया और मैं दूसरों के कपड़े सिलने लगी, तब मेरे लिए ये जो मशीन होगी ये क्या होगी? पूंजीगत वस्तु। तब ये मेरे लिए क्या होगी? पूंजीगत वस्तु, क्योंकि इस मशीन से मैं पूंजी का निर्माण करने लगी, इससे मैं पैसे कमाने लगी, तब ये मेरे लिए क्या हो जाएगी? पूंजीगत वस्तु। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी मशीनें पूंजीगत वस्तु नहीं होती। टिकाऊ मशीनें जिनका उपयोग उत्पादक वस्तुओं के रूप में होता है उसे हम पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। इसका दूसरा उदाहरण भी हम समझ सकते हैं। मैंने लैपटॉप खरीदा और लैपटॉप अपने स्वयं के उपयोग के लिए रखा और मैं अपने उपयोग कर रही हूँ, परंतु उसी लैपटॉप का उपयोग मैं दूसरों के फॉर्म भरने में या दूसरों को पढ़ाने में या इसका मैं कुछ और तरीके से उपयोग करने लगूं, किराए पे देने लगूं अपने लैपटॉप को, तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? पूंजीगत वस्तुएं बन जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि मशीनें हमेशा पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती। जब हम उसका व्यापारिक उपयोग करते हैं तब ये क्या बन जाती है? पूंजीगत वस्तु। और जब हम खुद के लिए उपयोग करते हैं तो ये क्या बनती है हमारे लिए? उपभोक्ता वस्तु बन जाती है। अब ये जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था जब हमने शुरू किया था, उसका उत्तर अब आपको मिलने वाला है। हम केवल अंतिम वस्तु को राष्ट्रीय आय में शामिल क्यों करते हैं? हम अंतिम वस्तु को क्यों करते हैं? यहाँ अंतिम वस्तु कौन सी है? ड्रेस है। यहाँ किसान ने कपास बेचा, कपास से कॉटन बना, थ्रेड बना, धागा बना, धागा से क्या बना? कपड़ा बना और कपड़े से क्या बना? ड्रेस बना। ये सब मध्यवर्ती वस्तु थी। हम केवल अंतिम का जोड़ेंगे राष्ट्रीय आय में। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि हर बार इनका मूल्य क्या होता जा रहा है? मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य बढ़ता जा रहा है। हम केवल अंतिम वस्तु का मूल्यांकन करते हैं, क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुएं उत्पादन प्रक्रिया में आगत हैं, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक चरण में वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कपास का कीमत बढ़ गई, खेत से कपास से धागे की कीमत बढ़ गई, धागे से कपड़े की कीमत बढ़ गई और कपड़े से ड्रेस की कीमत बढ़ गई। प्रत्येक चरण में वस्तुओं के मूल्य में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। अंतिम वस्तु के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य भी शामिल होते हैं। ये सभी के मूल्य किसमें शामिल होते हैं? इस ड्रेस के मूल्य में। यदि हम अलग-अलग मध्यवर्ती वस्तुओं की भी यदि हम गणना इनको भी जोड़ते जाएंगे तो राष्ट्रीय आय में कैसी गणना हो जाएगी? दोहरी गणना हो जाएगी, कई बार गणना हो जाएगी। हम कपास को भी जोड़ लेंगे, हम धागे की भी कीमत को जोड़ लेंगे, हम कपड़े की भी कीमत को जोड़ेंगे और ड्रेस की भी कीमत को जोड़ लेंगे। तो आप बताइए कि जो कैलकुलेशन होगा वो सब कुछ गलत हो जाएगा। इसीलिए राष्ट्रीय आय में हम ये जो बीच की जितनी वस्तुएं हैं इनको हम शामिल नहीं करते। हम केवल किसको शामिल करते हैं? अंतिम वस्तु को, जिससे कि हम दोहरी गणना से बच सके। अब आपको समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रीय आय में हम केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं
को ही क्यों शामिल करते हैं? राष्ट्रीय आय लेखांकन प्रणाली में स्टॉक एवं प्रवाह की अवधारणा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थव्यवस्था में अधिकांश लेखांकन कार्य जो होते हैं या राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है वो कैसी होती है? वार्षिक होती है। इसीलिए हमें स्टॉक और प्रवाह दोनों को पता होना जरूरी है। स्टॉक किसे कहते हैं? स्टॉक का संबंध समय के एक बिंदु से होता है, अर्थात स्टॉक समय के निश्चित बिंदु पर मापी जाने वाली एक मात्रा है। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि 1 जनवरी 2020 को मेरे पास 20 लाख रुपए की पूंजी है, यानी 1 जनवरी की तारीख में मेरे पास कितने रुपए थे? 20 लाख। एक निश्चित बिंदु, समय का एक निश्चित बिंदु कौन सा दिन है? 1 जनवरी को। 30 नवंबर 2020 को देश की जनसंख्या कितने तारीख को? एक ही दिन, 30 नवंबर को। जबलपुर से भोपाल की दूरी ये कैसी होगी? निश्चित होगी। 4 बजे शाम को 4 बजे शाम को मेरे पास 300 रुपए थे। कितने रुपए थे? 300 रुपए। इसका मतलब है यहां पर समय, किसी एक निश्चित समय पर हमारे पास जो चीजें उपलब्ध होती हैं, जो उपस्थित रहती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। इसके लिए हम ये उदाहरण भी देख लेते हैं। सुबह 10 बजे बाल्टी में पानी, मेरे घर में सुबह 10 बजे बाल्टी में इतना पानी भरा हुआ था, यानी कितने टाइम दिया है? फिक्स दिया है 10 बजे। यानी स्टॉक की ये विशेषता है कि ये समय के एक बिंदु पर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। जबकि प्रवाह में क्या होता है? प्रवाह को एक समय अवधि के लिए परिभाषित किया जाता है। प्रवाह समय की एक विशिष्ट अवधि में मापी जाने वाली मात्रा है। प्रवाह का समय काल होता है, जैसे एक दिन, एक सप्ताह, एक माह, एक वर्ष आदि। मैं ये कहूं कि एक माह में मेरे पास कितने पैसे आए और गए? मेरी तनख्वाह 10,000 रुपए है। मेरी तनख्वाह कितनी है? 10,000 रुपए है। अब ये एक महीने में मैंने किस किस चीज पे खर्च किया? सब्जी लाई, टमाटर लाया, मैंने किराने का सामान लाया। तो इस तरह से महीने भर, एक माह में मेरे 10,000 रुपए से मेरे पास टोटल कितने बचे हैं? अब 1,000 रुपए बचे हैं। इसका मतलब है कि एक महीने लगातार मेरे पास हर दिन अलग अलग तरीके से कितने रुपए खर्च हो चुके हैं? 9,000। यानी मुद्रा का क्या चल रहा था? यहाँ पे प्रवाह चल रहा था, खर्च हो रहा था, कोई फिक्स नहीं था। कभी ज्यादा खर्च हो रहा था, कभी कम खर्च हो रहा था। लेकिन समय अवधि थी कितनी? एक माह। एक फिक्स टाइम तो नहीं था ना कि आज 3 बजे मेरे पास कितने पैसे थे। यदि मैं ये कहती कि आज 3 बजे मेरे पास कितने पैसे थे, तो मैं ये कहती 3,000 रुपए, 1,000 रुपए थे। और प्रवाह का मतलब है पूरे एक महीने में मेरा कितना आय हुई, कितना व्यय हुआ। या इसका एक और उदाहरण मैंने लिया है कि मेरे घर में नल सुबह 9 बजे से 10 बजे तक आता है। तो देखिए, आता है मतलब लगातार इसमें पानी क्या हो रहा है? नल में बह रहा है। ये बाल्टी भर गई, मैंने ऐसे 4-6 बाल्टी भर चुकी हूँ। तो लगातार यानी 1 घंटे मेरे घर में कितना पानी आ रहा है? यानी ये क्या है? पानी का प्रवाह है। और वहीं स्टॉक क्या होता कि 9 बजे मेरे घर में 1 बाल्टी पानी, 1 बाल्टी ये भरी हुई पानी है। और 9 से 10 में क्या होगा? ये बाल्टियां लगातार भरती जाएंगी। यानी क्या है? ये प्रवाह का उदाहरण है। स्टॉक और प्रवाह में अंतर। ये देखिए, स्टॉक यानी ये बाल्टी में मैंने पानी भर के रखा है, स्टॉक है मेरे पास। और ये प्रवाह यानी 1 घंटे जब नल आता है तो मैं अपने घर का सारा पानी भरती हूँ, वो प्रवाह है। स्टॉक का संबंध समय के एक निश्चित बिंदु से होता है, जैसे 31 दिसंबर या मार्च या सोमवार, ये एक फिक्स टाइम है। जबकि प्रवाह का संबंध समय की एक निश्चित समय अवधि से होता है, एक दिन, एक सप्ताह, एक माह, एक वर्ष आदि। स्टॉक एक स्थिर अवधारणा है। स्थिर मतलब फिक्स्ड है ये, कि उस बिंदु पर, उस समय पर हमारे पास कितनी चीज उपलब्ध है। मेरे पास आज 2 किलो टमाटर है। आज मतलब अभी मेरे पास कितने हैं? 2 किलो टमाटर हैं। एक प्रायोगिक अवधारणा।
मेरे पास 1 सप्ताह में सब्जियां जो आएंगी, यानी वो आती रहेंगी। कल मैं 1 किलो प्याज खरीद सकती हूँ, परसों आलू खरीद सकती हूँ, लहसुन खरीद सकती हूँ। प्रवाह मतलब 1 सप्ताह में जो सब्जियां आएंगी मेरे पास। ये कैसी अवधारणा है? प्रावैगिक। ये स्थिर है और ये चलनशील है, मतलब ये चलती रहेगी प्रक्रिया। स्टॉक का कोई समय काल नहीं होता। समय काल मतलब टाइम पीरियड नहीं होता, एक फिक्स टाइम होता है। जबकि प्रवाह क्या ऐसा होता है, फिक्स टाइम नहीं होता, ये समय काल होता है। जैसे 9 बजे से 10 बजे। जैसे तालाब का पानी स्थिर रहता है, ये लगभग कैसा होता है, फिक्स रहता है। ऐसे ही दूरी। जबकि नल से बहता हुआ जल क्या किसका उदाहरण है? प्रवाह का उदाहरण है। तो आप आज जितने बिंदु मैंने बताए हैं इनको बहुत ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। ये आपको पाठ को समझने में बहुत सहायता करेंगे। धन्यवाद।